साल 1996 ब्राजील का एक छोटा सा शहर अटाला। ये जगह आम लोगों के लिए नहीं है। ये शहर ब्राजील के मगरबी अमेज़न में पीरो बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाक़ है। यहाँ से आगे का इलाका वेले दो जावारी के नाम से जाना जाता है। ये जंगल का वो हिस्सा है जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुँचती है और इसी घने अंधेरे साये में रहती है दुनिया की सबसे खतरनाक और खूनी कबायली जमात कोरुप्पो। ये वो लोग हैं जिनके लिए बैरूनी दुनिया की कोई अहमियत नहीं, और जो भी उनके इलाके में गया वो कभी वापस आकर अपनी कहानी नहीं सुना पाया। इसीलिए हुकूमत ने यहाँ जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। तारीख थी 26 अक्टूबर 1996। दो सोशल वर्कर दोस्त थे, 35 साला मैथ्यू और एल्स। दोनों के सर पर इंसानियत की खिदमत का जुनून सवार था। उनका मानना था कि जंगल में रहने वाले ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं और उन्हें जदीद दुनिया से जोड़ना जरूरी है। इसी जुनून में उन्होंने वो फैसला किया जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। उन्होंने तय किया कि वो चुपके से बगैर किसी इजाजत के इस ममनुआ जंगल में दाखिल होंगे। रात के 8 बजे थे। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। फॉरेस्ट गार्ड्स की नजरों से बचते हुए मैथ्यू और एल्स ने जंगल की सरहद पार कर ली। उनकी पीठ पर बैग थे जिनमें खुश्क रोटियां, पानी, एक कैमरा, टॉर्च और एक मजबूत रस्सी थी। हाथ में एक नक्शा था और वो दरख्तों पर चाकू से निशान बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मंसूबे के मुताबिक उन्हें गार्ड ऑफिस से 35 किलोमीटर अंदर जाना था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल की आवाजें बदलने लगी। झींगरों की आवाज अब किसी सायरन जैसी महसूस हो रही थी। खौफ से उनके गले खुश्क हो रहे थे, मगर उनके कदम रुक नहीं रहे थे। तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि रात में चलना मौत को दावत देने के बराबर है। उन्होंने एक बहुत बड़ा दरख्त चुना और उस पर चढ़ गए। सुबह की पहली किरण के साथ वो नीचे उतरे। मैथ्यू आगे था, हाथ में डंडा लिए झाड़ियों को हटाता हुआ, और एल्स उसके पीछे। अचानक मैथ्यू ने दूरबीन आंखों से लगाई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। झाड़ियों के दरमियान उसे कुछ झोपड़ियां नजर आईं, अजीब अंदाज में बनी हुई। वो समझ गए कि वो कोरुप्पो कबाइल के इलाके के बिल्कुल दहाने पर खड़े हैं। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। उन्होंने फौरन एक घुना और बड़ा दरख्त ढूंढा जिसकी पत्तियां उन्हें मुकम्मल तौर पर छुपा सके। उनका मंसूबा था कि वही छुपकर रात होने का इंतजार करेंगे और दूरबीन से कबाइल की हर हरकत पर नजर रखेंगे। वो देखना चाहते थे कि ये लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और उनका रवैया कैसा है। सूरज गुरूब होने लगा और जंगल दोबारा अपने खौफनाक रूप में आने लगा, लेकिन उनकी नजरें उन झोपड़ियों से हट नहीं रही थीं। वो जानते थे कि अब जो भी होगा खतरनाक होगा, मगर तजस्सुस ने उनके खौफ को दबा रखा था। उन्होंने पूरी रात इसी दरख्त पर जाग कर गुजारी। सुबह होते ही जब रोशनी फैली, मैथ्यू ने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। वो अकेला नीचे उतरा। एक हाथ में एक किताब थी जिसमें बैरूनी दुनिया की तस्वीर थी, और दूसरे हाथ में दोस्ती के तौर पर देने के लिए कुछ खाना। ऊपर बैठे एल्स का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, मगर मैथ्यू ने इशारे से उसे वहीं रुकने को कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत एहतियात से कबाइल की बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। तभी अचानक एक कबाइली की नजर उस पर पड़ी। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली और देखते ही देखते वहां कई कबाइली जमा हो गए। बड़े बड़े डंडे थे। वो मार्टियो को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शिकार सामने आ गया हो। मार्टियो डरा नहीं, लेकिन शायद उसने अपना खौफ छुपा लिया था। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा। एल्स ऊपर से दूरबीन लगाकर सब देख रही थी। तभी एक कबाइली औरत, जो शायद कबीले में ऊंचा दर्जा रखती थी, मार्टियो के पास आई और गुस्से में चीखने लगी। मार्टियो उनकी जबान नहीं समझ पाया। उसने किताब निकाली और तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन उस औरत ने किताब को हाथ मारकर गिरा दिया और मार्टियो को जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो संभल पाता, कुछ कबाइली मर्द आए और उसे जानवरों की तरह दबोच लिया। वो उसे घसीटते हुए अपनी बस्ती के अंदर ले गए। मार्टियो की चीखें जंगल में कहीं दब कर रह गई। एल्स सब कुछ देख रही थी। उसका जिस्म कांप रहा था। कुछ देर बाद मार्टियो नजर आना बंद हो गया, क्योंकि वो उसे झोपड़ियों के पीछे ले गए थे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन मार्टियो का कोई पता नहीं चला। एल्स के आंसू खुश्क हो चुके थे।
اور اس کے دماغ میں خوفناک خیالات دوڑ رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر کچھ حرکت پر پڑی۔ کچھ قبائلی اپنے کندھوں پر ایک لمبا بانس اٹھائے ہوئے آ رہے تھے، جیسے کسی مردہ جانور کو اٹھایا جاتا ہے۔ دوربین لگا کر اس نے دیکھا اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس بانس سے ایک انسان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ قبائلی اسے بستی سے کچھ دور کچرے کی طرح پھینک کر چلے گئے۔ ایلس فوراً نیچے اتری، پاگلوں کی طرح بھاگی، اور جب وہ اس بانس تک پہنچی، جو اس نے دیکھا اس نے اس کی روح تک ہلا دی۔ وہ مارٹیو تھا، اس کا دوست، جسے بے رحمی سے مار دیا گیا تھا۔ ایلس گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ نکلے، لیکن اچانک اسے احساس ہوا کہ اگر وہ یہاں ایک لمحہ بھی اور رکی تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ آنکھوں میں بچے ہوئے آنسو پونچھ کر وہ اٹھی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ رات کا اندھیرا پھر چھا گیا۔ جنگل اور بھی خوفناک لگنے لگا۔ جھاڑیاں اور کانٹے اس کے کپڑوں اور جسم کو چیر رہے تھے۔ پوری رات وہ ایک سائے کی طرح بھاگتی رہی۔ بھوک، پیاس اور تھکن نے اسے توڑ دیا۔ اسے چکر آنے لگے، وہ اپنے حواس کھونے لگی۔ آخرکار اس کا جسم جواب دے گیا اور وہ ایک دریا کے کنارے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح فارسٹ افسر اشتی پر گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک لڑکی کو بے ہوش حالت میں دیکھا۔ وہ ایلس تھی۔ اسے اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال لے جایا گیا۔ کئی دنوں تک وہ زندگی اور موت کے درمیان جھولتی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو پولیس نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے پوری خوفناک کہانی سنا دی۔ غیر قانونی طور پر ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کی وجہ سے اسے سزا بھی ملی۔ مارٹیو اور ایلس کی یہ کہانی ایمیزون کے سیاہ تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ ایمیزون کے جنگل میں ایسے ہزاروں قصے دفن ہیں، ایسی خوفناک حقیقتیں جنہیں سن کر آپ کی روح تک کانپ جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ انسان قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔